हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजकी रंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट एकेडमी हियनघाट। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले वीडियो को 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट्स को डाउनलोड और प्रिंट कर ले। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था। मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है वो मैटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। पार्टिकल्स की हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑलराइट, जिसमें कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट वाज रिलेटेड टू स्पेस। दूसरी जो थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ऑलराइट। और थर्ड प्रॉपर्टी जो थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 प्रॉपर्टी की पार्टिकल्स की इन 3 प्रॉपर्टी के बारे में हमने कंप्लीटली एनालाइज किया था, ऑलराइट। फर्दर हमने फिर मैटर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मैटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑलराइट। इसमें से हमने सॉलिड को डिटेल में स्टडी कर ली थी कि किस टाइप के मैटर को हम सॉलिड कहेंगे, कि उसका शेप क्या है, उसका वॉल्यूम कैसा होता है, उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसे होती है, ऑलराइट। उसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस की थी। इसके बारे में हमने और इंटरेस्टिंग कुछ सिनारियो भी देखे थे, जिसमें हमने रबर के बारे में देखा था, ऑलराइट, कि रबर सॉलिड है फिर भी इट कैन चेंज इट शेप, जिसमें हमने इलास्टिसिटी कंसेप्ट को पढ़ा था। उसके बाद हमने सॉल्ट और शुगर के फाइन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको भी देखा था और जाना था कि ये इंडिविजुअल लेवल पे तो ये सॉलिड बिहेव करते हैं, लेकिन जब बल्क में हम इसे काइंड ऑफ यूज करते हैं या देखते हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी इसमें कुछ कुछ दिखती है। उसके बारे में थर्ड हमने पढ़ा था स्पॉन्ज के बारे में। स्पॉन्ज जो कि सॉलिड प्लस एयर बबल्स, ऑलराइट। तो सॉलिड को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद अब हम लिक्विड और गैसेस पढ़ेंगे। इसको हम सॉलिड के कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ऑलराइट। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। लिक्विड और गैसेस को हम सॉलिड के कंपैरिजन में पढ़ते हैं इन टेबुलर मैटर, ऑलराइट। सो देखते हैं सॉलिड में क्या था और वही प्रॉपर्टीज अब लिक्विड और गैसेस में कैसे होगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी शेप के बारे में, ओके। तो सॉलिड का शेप कैसा है? सॉलिड हैज अ डिफिनाइट शेप। सॉलिड का जो शेप है वो डिफिनाइट होता है। हम कितना भी, इवन हम इसे हथौड़ी से भी ट्राई करें इसका शेप चेंज करने का, तो ये ब्रेक हो जाएगा, पर अपना शेप जो है वो यूजुअली चेंज नहीं करता, इसलिए हम इसे रिजिड कहते हैं। रिजिड ये वर्ड इसके लिए यूज होता है। लिक्विड हमें पता है कि इसका कोई शेप नहीं होता है। इनफैक्ट ये जिस ढांचे में डाला जाए, जिस कंटेनर में इसको डाला जाए, उसका ये शेप ले लेता है, ओके। सो इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। उसके बाद लिक्विड जो है वो अगर इट कैन फ्लो, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, इसलिए इसे हम फ्लूइड भी कहते हैं। तो फ्लूइड वर्ड इसके लिए जैसे रिजिड वर्ड यूज होता है, इसके लिए उसी प्रकार फ्लूइड वर्ड यूज होता है। गैसेस में क्या है? गैसेस तो डेफिनेटली इसमें कोई शेप नहीं है, और हमें पता है कि गैसेस अवेलेबल स्पेस है उसमें वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, सो इट स्प्रेड्स रैंडमली इन डॉलर। तो ये था शेप के बारे में। लिक्विड और गैस दोनों के पास डेफिनेट शेप नहीं है। कंटेनर का शेप ले लेते हैं लिक्विड, और गैसेस भी ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। सॉलिड क्योंकि उसके पास डेफिनेट शेप है तो इसी कारण उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि डस्टर का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो इसके पास एक डेफिनेट लेंथ है, डेफिनेट ब्रेड्थ है और डेफिनेट हाइट है, जिसके कारण इसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ऑलराइट। एक डेफिनेट वॉल्यूम है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड में भले ही डेफिनेट शेप नहीं होता हो, लेकिन इसके पास वॉल्यूम जो है डेफिनेट है। आप 1 लीटर पानी किसी मग में लीजिए, किसी जार में लीजिए या किसी और कंटेनर में लीजिए, वो 1 लीटर ही वॉल्यूम रहेगा, ऑलराइट। सो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन गैसेस के केस में उसके पास ना डेफिनेट वॉल्यूम है। इनफैक्ट ये जिस भी कंटेनर में रखा है या जिस भी रूम में है या जिस भी स्पेस में है, वहां का पूरा वॉल्यूम
ये इनक्लोज कर लेता है। जैसे कि इंसेंस स्टिक का आप एग्जांपल लीजिए, एक कॉर्नर में लगाइए तो पूरे रूम का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरे रूम में वो स्प्रेड हो जाता है। ऑलराइट, तो ये था कि डेफिनेट वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड के पास है, लेकिन गैस के पास ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूरी है, और सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दोनों है। कंप्रेसिबिलिटी, ओके, कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, हम इसको कितना उसको वॉल्यूम डिक्रीज कर, इसके लिए हम सिरिंज के एक्सपेरिमेंट से इसको, इसके मीनिंग को समझते हैं कि आप एक सिरिंज लीजिए, सिरिंज में जो भी आपका है सॉलिड हो लिक्विड हो गैसेस ट्राई करें और इसे ऊपर से पिस्टन को प्रेस करने की कोशिश करिए, तो हमें इस पर से वो कितना कॉम्प्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है ये पता चलेगा। तो यहाँ पे जब अगर जैसे यहाँ पे गैस का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे अगर आप सॉलिड रखेंगे तो सॉलिड कंप्रेस होगा क्या, नहीं, तो इसलिए सॉलिड निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कंप्रेसिबिलिटी है। लिक्विड को आप डालें और थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाए, तो इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है वो लिटिल है। गैस अगर आप यहाँ पे डालते हैं एयर और उसको कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे उंगली रखिए, ओके, इसके माउथ पे उंगली रख के, तो आप देखेंगे कि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ऑलराइट, गैस को हम काफी मात्रा में कंप्रेस कर सकते हैं और इसके डेली यूजेस भी है, डेली लाइफ में हम इसके यूजेस देख, साइंस को पढ़ने के लिए डेली लाइफ में जो हमें चीजें है उससे कनेक्ट करिए तो इजीली ध्यान में रहता है। जैसे कि एलपीजी, आपके घर में जो कुकिंग गैस है जिसे आप सिलेंडर कहते हैं, वो है एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑलराइट, ये कुकिंग में यूज कर सकता है। जो सिलेंडर में है वो काफी भारी मात्रा में जो है, जो गैस को है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रखा जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे, जो ऑक्सीजन मास्क जो पेशेंट को लगाया जाता है वो भी कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में ऑक्सीजन गैस है जो सिलेंडर में भरी जाती है। उसी प्रकार सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने बहुत सारे वैन्स में देखा होंगे कि वो गैस पर चलते, गैस सिलेंडर इंस्टॉल कर किया जाता है, छोटे वैन्स में वगैरह आपने ये चीज दिखेंगी, तो दैट इज सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये हाईली कॉम्प्रेसिबिलिटी गैस में प्रॉपर्टी है जिसके हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब जो जो मॉलिक्यूल्स है एटम के स्ट्रक्चर में, जो जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में का स्पेस कैसा है। तो डेफिनेटली सॉलिड जो है वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इसीलिए इसी कारण उनमें जो स्पेस होती है वो काफी क्लोज होती है, लीस्ट होती है, ऑलमोस्ट स्पेस होती ही नहीं है, तो इसका है लीस्ट या निग्लिजिबल। लिक्विड में है जो स्पेस जो होती है, जो सॉलिड में जो होती है काफी निग्लिजिबल होती है, नहीं होती है, लिक्विड में थोड़ी स्पेस होती है। सो इसका होगा कि ग्रेटर देन सॉलिड लेकिन मच लेसर देन गैस। और गैस में जो होती है जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसके कंपैरिजन में लिक्विड में बहुत ही कम होती है, लेकिन होती है कम होती है, और गैस में बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट इन तीनों में से मैक्सिमम जो स्पेस है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो गैस में होती है। ऑलराइट, सो और इसी डायरेक्शन में और कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम इसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है। तो सॉलिड में पता है कि हमें बहुत हाईएस्ट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफी हाईएस्ट होता है, काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए हम सॉलिड को ब्रेक नहीं कर पाते इजीली। लिक्विड में लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, ऑफ कोर्स, जैसे कि वाटर, इसलिए हम ऐसे थोड़ा बहुत ब्रेक कर पाते हैं हाथ से वगैरह, पैर से अगर आप पानी को छपाक करिए तो आप देखेंगे कि यू कैन ब्रेक देम। सो लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैसेस में काफी लीस्ट होता है, गैस को आप किसी भी चीज से काइंड ऑफ ब्रेक कर सकते हो, हटा सकते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो काफी कमजोर होते हैं, काफी लीस्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो काइनेमेटिक एनर्जी है। काइनेटिक्स एनर्जी किसी भी बॉडी में किस वजह से आती है, मोशन से, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट अगर किसी चीज का होता है, कोई चीज या कोई सब्सटेंस मोशन में है, सो उसके कारण काइनेटिक्स एनर्जी आती है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के अगर आप मॉलिक्यूल्स काफी काफी कम्पैक्ट है, इसमें इनको मोशन के लिए जो स्पेस है वो बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, इसी कारण इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो काफी लिस्ट होती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। वही केस अगर आप लिक्विड का दिखे तो इसमें थोड़े थोड़े मोशन कर सकते हैं, जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है थोड़ी, जिसके कारण ये थोड़ी थोड़े मोशन कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, पर गैसेस से कम होते हैं। गैसेस में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो मोशन करने के लिए जो उनकी अवेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। ऑलराइट, दे कैन लाइक मूव अराउंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसी कारण इनकी जो काइनेटिक्स एनर्जी है वो ज्यादा रहता है। क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसी कारण ये ट्रैवल भी ज्यादा करते हैं। इसलिए हमें जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं या स्मेल होते हैं, रूम के एक कॉर्नर में भी आप स्प्रे करो या इंसेंस स्टिक लगाओ या कुकिंग गैस जो कुकिंग जो होता है उसका स्मेल हमें तुरंत चलता है, क्योंकि इनमें जो है मोशन सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो ये ट्रैवल काफी फास्ट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन से रिलेटेड है। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली, कि इंटरमिक्स, इट इज अ रेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरमिक्स। आपको इस फिगर से समझेगा कि दो चीजें है, दो सॉलिड्स या दो लिक्विड, वो किस प्रकार से एक में के साथ इंटरमिक्स होते हैं, एक में के साथ घुल मिल जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम एक्चुअली डिफ्यूजन कहते हैं। तो पहले देखते हैं, क्या सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज हो सकता है क्या सर? कि एक सॉलिड है, क्या वो दूसरे सॉलिड के साथ घुल मिल सकता है क्या, मिक्स हो सकता है क्या? तो ये प्रॉपर्टी के बारे में क्या आप, जैसे दो डस्टर या एक डस्टर एक चौक, तो डेफिनेटली ये इजी नहीं है। काफी काफी कम ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें दो सॉलिड का डिफ्यूजन हमें इजीली देखने मिलता है। सेकंड हम लेते हैं सॉलिड का लिक्विड के साथ। पहले हमने सॉलिड का सॉलिड के साथ देखा, अभी यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। तो इस बाउंड्री पर हम देखेंगे कि सॉलिड का लिक्विड के साथ डिफ्यूजन होता है क्या? हाँ, होता है। क्या ऐसे कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास? यस, कॉपर सल्फेट को आप वाटर ग्लास में डाल दीजिए तो पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे हमने सॉलिड्स है जो वाटर में घुल मिल जाते हैं। तो सॉलिड वाटर में, मतलब सॉलिड लिक्विड में घुल जाते हैं। और एक एग्जांपल है कि ड्राइड हनी वाटर में डालिए, या इंक को पानी में डाल दे, तो इंक मतलब सॉलिड इंक, या जो ये हनी है जो सॉलिड है वो वाटर में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। सो ये तो काफी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल है, कन्वीनियंट एग्जांपल है। क्या लिक्विड लिक्विड में घुलते हैं? डेफिनेटली, ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो किसी भी दो लिक्विड को आप मिक्स करें, सॉल्यूशन बनाए, तो वो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूज होता है। ओके, सो ये था सॉलिड टू सॉलिड, ये था लिक्विड टू लिक्विड, ये बाउंड्री पर था सॉलिड और लिक्विड। उसी प्रकार ये बाउंड्री पर लेंगे हम लिक्विड टू गैस। क्या लिक्विड और गैस का डिफ्यूजन आपने देखा है? डेफिनेटली देखा है। कहाँ देखा है? एक्वेटिक लाइफ में, मतलब समुंदर में। समुंदर या किसी भी एक्वेटिक रिवर में हो गया, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होता है, ओके, वाटर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है जो घुल मिल जाता है, उस यही ऑक्सीजन जो है जो एक्वेटिक लाइफ जो है, फिश हो गया या प्लांट्स हो गया, एक्वेटिक फोना या फ्लोरा हो गया, उनके लिए अवेलेबल। तो गैसेस जो है वो लिक्विड में घुल मिल रही है। गैसेस मतलब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज गेटिंग डिफ्यूज्ड विद द वाटर, दैट इज लिक्विड। ओके, सो ये इसका एग्जांपल है। फिर फर्दर एग्जांपल एक जो बच जाता है यहाँ पे, गैस टू गैस। गैस टू गैस तो काफी काफी कॉमन है, बहुत ज्यादा हमें ये देखने मिलता है। कुकिंग कुकिंग हो गया, जो रूम के गैस के साथ कुकिंग का जो गैस है वो मिक्स हो जाता है। वैसे परफ्यूम हो गया, इवन एटमॉस्फेयर में भी देखेंगे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ गैस, लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो डेफिनेटली गैस टू गैस डिफ्यूजन या कॉम्बिनेशन होता है। फिर गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड के बारे में आप क्या कहना है? कभी आपने किसी गैस को सॉलिड में डिफ्यूज होते हुए देखा है? सोचे इसके बारे में। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये काइंड ऑफ आपको होमवर्क है, या हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये थी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो इस प्रकार हमने लिक्विड और गैसेस की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कवर कर ली है। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड को और इसको। ऑलराइट, so in this slide we have studied the comparison of properties of liquid and gases in comparison with the solid. As far as shape is concerned, solid has a definite shape, but neither the liquid has definite shape nor the gases has any definite shape. As far as volume is concerned, solid also has definite volume. Liquid, though they do not have definite shape, but they have definite volume. Okay, and gases, they neither has definite shape and nor they have any definite volume. So for gases, in both the cases we have cross. In solids, in both the cases we have correct, means right available, and in liquid we have cross and right, a combination of two.
compressibility, but that is, can we compress a thing? That is, so in solid it is negligible. Liquid we can make compress to a little amount, and gases, they are highly compressible. They are, though they are spread in form, their intermolecular distance is large, so they can be highly, their intermolecular distance can be decreased to a great content, and then they can be compressed. In our day-to-day life, we see in them in the form of cylinder, liquid petroleum gas, then oxygen cylinder in hospitals, and compressed natural gas. Okay, next property is the intermolecular space. How is the intermolecular space between two? So in solid they are very compact. In liquid we have some intermolecular space, and in gases we have a huge amount of intermolecular space between them. Next, coming to the intermolecular forces, the intermolecular force of attraction between solid is very strong, so we cannot break them easily. In liquid it is there, but it is lesser as compared to solid, while in gases they are less. We can easily break them. Okay, we can easily, readily break them. Kinetics energy, since the intermolecular space between solid is very less, so the motion of the molecule is restricted. As a result, the kinetic energy is directly proportional to motion. All right, since the motion is less, so kinetic energy is also less in solid. In liquid, the intermolecular space is larger as compared to that of solid, so they have little motion. As a result, the kinetic energy is more as compared to that in solid. uh, on increasing scale, in gases the intermolecular distance is very large, so they can freely move. As a result, the motion is increased as compared to solid and liquid, hence the kinetic energy is also increased. Hence they can travel very faster and to a large distance. All right. Diffusion means the property of intermixing, how they can diffuse with one another. So first scenario is solid. In solid it is not easy, we cannot easily kind of diffuse or mix to solids, though few examples are rare, few examples are there. Solid in liquid, in sherbets, and in many kind of solid particle can easily diffuse in water, for example copper sulfate. Then if you take a solid ink, okay, solid ink, this is solid dried ink or dried ink, you can readily mix with water. So solid in liquid is, yes, liquid in day-to-day life we see take any two liquid, you can mix them very readily. There are a lot of examples in this category. Liquid in gas, yes, definitely. Aquatic life in ocean, in rivers, this is the example for where atmospheric oxygen get mixed with the river or water bodies, so that it is available to flora and fauna. Gas in gas is also, atmosphere is one such example or readily example. Then cooking smell in our household also, we can say cooking smell or perfume get readily mixed with our room atmosphere or room gases, and we can smell them. In atmosphere also we have nitrogen plus oxygen plus whatnot. Okay, and gas in solid, you think for that, this is homework for you. all right, बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, दिमाग डेंसिटी के यहाँ पे हमने डेंसिटी के बारे में यहाँ पे हमें डेफिनेशन दिया है. ओके, जो कि हमें पता है, अर्लियर क्लासेस में भी आपने सुना है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप इसे लिखे, इसे कहते हैं मास. ओके, मास, इसको इंग्लिश में पर कहते हैं, मैथ्स में इसको ऐसे लिखते हैं, मास पर यूनिट मतलब 1 और वॉल्यूम मतलब 1 वॉल्यूम, इसलिए हम इसको वॉल्यूम लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं डेंसिटी. सो दिस इज, तो ये जो इंग्लिश में जो ये लिखा है, ये जो इंग्लिश में लिखा है, इसका मैथ्स में जो कन्वर्शन है ये इस प्रकार है. मास, इसको बोलते हैं पर. आपने पर केजी सुना होगा कि ₹5 पर केजी. देखो ये जो डिवीजन है इसको पर बोलते हैं. मास पर यूनिट मतलब 1 और वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. ओके, सो हमें ये पता है, इस पर फोकस नहीं करना है. हमें पूछा है कि एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, इसमें से कौन सी चीज ज्यादा डेंस है और कौन, इसको इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. तो देखते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एयर सबसे कम डेंस है. ठीक है, एयर से मिलती जुलती चीज क्या है, मतलब कम डेंसिटी. मतलब अगर आसान भाषा में डेंसिटी को भारीपन किसका कम या ज्यादा है, ये पूछा है अगर आसान भाषा में देखा जाए क्वेश्चन. उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ऑफ कोर्स ये एयर से ज्यादा भारी है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्यूरिटीज होते हैं. फिर है हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन. आयरन हमें पता है सबसे आखिरी आएगा, सबसे ज्यादा डेंस है. फिर उसके बाद है हनी और वाटर. वाटर हमें पता है कि वाटर जो है वो सादा है, तो वाटर आएगा, उसके बाद हनी आएगा. ओके,
चौक और कॉटन में से पहले कॉटन आ जाएगा, काफी लाइट होता है। कॉटन इनफैक्ट इतना लाइट होता है कि वो वाटर से भी कम हल्का है। ओके, उसके बाद चौक आएगा और उसके बाद आयरन आएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आएगा एक्चुअली। एयर आएगा पहले में, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आएगा, फिर कॉटन जो काफी लाइट होता है, फिर वाटर थोड़ा भारी होता है, हनी उससे ज्यादा गाढ़ा होता है, और फिर चौक सॉलिड है, और फिर एक आयरन सॉलिड है। इन शॉर्ट गैसेस पहले आएगा, फिर काइंड ऑफ लिक्विड्स या सेमी लिक्विड्स बाद में आएंगे, फिर सॉलिड्स बाद में आएंगे। ओके, इस ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो ये टैबुलेट मतलब टैबुलर फॉर्म में हमने पहले ही प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, तो ये हमने ऑलरेडी डन कर लिया। ये 2 मार्क्स के आते हैं तो आपके पास 4 प्रॉपर्टीज लिखना चाहिए, 3 मार्क्स के लिए आते हैं तो 6, और 4 मार्क के लिए आते हैं तो 7 से 8 कंप्लीट प्रॉपर्टीज का टेबल बनाना चाहिए। ऑलराइट, मार्क्स के हिसाब से इसका आंसर लिखना चाहिए। इन चीजों के बारे में हमें लिखना है, इनकी डिफिनेशन या इसके बारे में लिखना है। उसमें पहली टर्म है रिजिडिटी क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है। सो इन टर्म्स को हम एक एक देते हैं। ये टर्म्स काफी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लॉजिकल या इम्पोर्टेंट है, सो देख लेते हैं। रिजिडिटी क्या होती है सबसे पहले। ओके, रिजिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे सॉलिड, सॉलिड को हम रिजिडिटी बोलते हैं। तो सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपना शेप है, वो जो अपना डिफिनेट स्ट्रक्चर है, उसको रिटेन करता है, उसको चेंज नहीं करता है। वो ब्रेक हो जाएगा पर उसको चेंज नहीं करता है। इस प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी कहते हैं। सो रिजिडिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू कंटिन्यू टू रिमेन इट्स इट्स शेप। ओके, इवन व्हेन ट्रीटेड विद एक्सटर्नल फोर्स, चाहे आप इसको हाथोड़े से ट्राई करो ब्रेक करने का, या कट किसी भी टाइप से इसको चेंज करें, ये चेंज नहीं होगा। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है कि हम इंटरमोलिकुलर स्पेस, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको हम कितना कम कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स मॉलिकुलर स्पेस। ठीक है, इसमें ये वर्ड आपके आंसर में ये वर्ड दिखना चाहिए वैल्यूएटर को, कंप्लीटली मार्क मिल जाएंगे इसमें। रिमेन इन इट शेप व्हेन ट्रीटेड, इवन व्हेन ट्रीटेड विद एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, फ्लूइडिटी। ओके, सो लेट अस सी, फ्लूइडिटी मतलब क्या है, फ्लो, फ्लूइड्स हमने देखा, लिक्विड, एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो और मूव फ्रीली, इसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द गैस कंटेनर। ये हमने गैसेस में देखा है। गैसेस जो क्या करता है, वो रैंडमली मूव होते हैं। जिस भी कंटेनर में डाला है, चाहे रूम में डाला है, चाहे सिलेंडर में डाला है, अपने गैस कंटेनर में डाला हो, वो उसका शेप ले लेते हैं। तो इधर रैंडमली वाइब्रेट होते हैं, मूव होते हैं। तो द एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ अ कंटेनर बाय रैंडम वाइब्रेशन इस इसके बारे में हमें लिखा है, फिलिंग द गैस कंटेनर। शेप क्या होता है, डिफाइनेट स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सॉलिड्स में हमने देखा है कि शेप होता है, एक डिफाइनेट शेप होता है, तो उसका क्या है, डिफाइनेट स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक डिफाइनेट लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम होता है, उसके कारण इसके डिफाइनेट शेप होता है। काइनेटिक्स एनर्जी है नेक्स्ट पॉइंट। काइनेटिक्स एनर्जी हमें पता है बिकॉज ऑफ मोशन के कारण। एनर्जी पजेस बाय पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर मोशन। ओके, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हमें ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा गैसेस में होते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, तो काफी मोशन कर सकते हो, हमने डायग्रामेटिकली इसको देखा है। तो इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, फिर लिक्विड में कम होते हैं, और सॉलिड में तो निग्लिजिबल ही होती है। ओके, और काइनेमेटिक्स एनर्जी के बारे में लिखना बोले तो आपने फिजिक्स में शायद 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉलो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वह एम स्टैंड्स फॉर मास और वी होता है वॉल्यूम। और काइनेटिक एनर्जी मिलती है मोशन के कारण। कोई भी पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल जब मोशन करता है, इवन कोई भी बॉडी मोशन करती है, तो उसमें काइनेमेटिक्स एनर्जी जनरेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट है डेंसिटी। डेंसिटी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखी थी। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो यही मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिस्टम को डेंसिटी बोलते हैं। एक्सप्रेस कैसे करेंगे सर, डी इज इक्वल्स टू एम बाई वी। डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, एम स्टैंड्स फॉर मास और स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ये जो हमने वर्ड्स में लिखा, ये इन्होंने सिम्बॉल्स में लिखा। So, thus in this slide, just now we have studied about various terms like rigidity. We have studied rigidity, compressibility, then compressibility,
then this what is fluidity, what do you mean by shape, what is kinetics energy, and what is density. So these are small terms which may be asked for 1 mark, all right, or the complete question may be asked for 2 or 3 marks, even in fill in the blank. So get this term, इसका मीनिंग क्या होता है वो हमें एग्जैक्टली क्लियर चाहिए. ये फर्दर क्लासेस में भी आएंगे सर, डेंसिटी क्या होती है, काइनेटिक्स एनर्जी क्या होती है, फ्लूइडिटी मतलब क्या, ऑल राइट. सो गेट देम रिवाइज्ड, ऑल राइट. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस. क्वेश्चन है कि अगर गैस को हम वेसल में फिल करें तो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस, फिल हो जाता है उसमें. ओके, तो हमें पता है जो गैस जो है, तो हमें पता है जो गैस में होता है, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इतना ज्यादा, उसके कारण जो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं. इसी कारण किसी भी कंटेनर में उसे डाले तो वो रैंडमली स्प्रेड हो जाता है इन ऑल डायरेक्शन एंड दे ऑक्यूपाई द, तो रैंडमली हर जगह जाता है, जिसके तो इनमें काइनेटिक्स एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये ट्रैवल काफी फास्ट और काफी लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं. So, तो kinetic energy possessed by them is very high because of randomly motion across all the direction. Hence, they fill empty vessel entirely. Okay. So, इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. बढ़ते आगे. गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. वो गैस का ही अगेन, गैस सिलेंडर का ही अगेन एग्जांपल है. फर्स्ट क्वेश्चन ए और बी दोनों के आंसर सेम है, दोनों के कंसेप्ट सेम है. क्या क्या पॉइंट्स लिखना है? सबसे पहले लिख लेना है आपको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है. सेकंड पॉइंट लिखना है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो दे ट्रेवल, दे मूव अराउंड रैंडमली. जो मोशन के बारे में लिखना है. क्या लिखना है? रैंडम मोशन इनके बारे में. दे ऑक्यूपाई ऑल स्पेस एंटायरली. मोशन ज्यादा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनके पास है, सो दे ट्रेवल रैंडमली, एक्सर्ट्स प्रेशर एंड हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर. सो ये 3 कॉमन पॉइंट्स आपके पास गैस का कोई भी क्वेश्चन है, ओके, गैस या गैस कंटेनर से कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ये 3 कॉमन पॉइंट्स, मतलब एक ये आप ध्यान में रख लो तो आपकी तीनों टाइप के आंसर का क्वेश्चन लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही लिखा चाहिए, ये 3 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं. ऑलराइट. सो यहाँ पे भी वही आंसर है कि गैस मॉलिक्यूल के हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, कांस्टेंट मोशन में होते हैं, यही वर्ड्स वैल्यूएटर को भी चाहिए, जिसके कारण हीट होता है वो कंटेनर की वॉल्स को, वाइब्रेशन होता है, और इसी कारण वो पूरा ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं, और एक्सर्ट्स प्रेशर क्योंकि वो मोशन ज्यादा होता है, जो सिलेंडर का जो वॉल है उसको कंप्लीटली स्ट्राइक करते रहते हैं, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता रहता है. एलपीजी में आपने देखा होगा, लिक्विफाइड कॉम्प्रेस गैस में अपने ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है डेली यूजेस में. ओके, सो वो 3 पॉइंट्स लिख लेना है हर आंसर्स के लिए. बढ़ते आगे. वुडन टेबल सॉलिड है, तो वुडन टेबल सॉलिड क्यों है, इसका हमें रीजन देना है. तो डेफिनेटली कोई भी चीज को हम कब सॉलिड बोलते हैं, जब उसके पास सॉलिड की प्रॉपर्टीज होते हैं. जैसे सॉलिड की तरह डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है. तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि व्हाई दिस इज सॉलिड, तो उसके लिए हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आंसर में लिख लेनी है कि वुडन टेबल के पास सॉलिड की प्रॉपर्टीज है. किस प्रकार की? इसके पास डेफिनेट साइज है, शेप है, वॉल्यूम है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, ओके, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और रिजिड भी है, और कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते. तो जो भी 4 से 5 टॉप प्रॉपर्टीज है वो हमें लिख लेनी है, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर, या वुडन टेबल की जगह कल को वुडन चेयर रह सकता है, या डोर रह सकता है, या और कोई चीज रह सकती है, तो उसमें सेम आंसर आपको लिखना है. वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर. एयर में हम हाथ हिला सकते हैं, लेकिन सॉलिड ब्लॉक ऑफ फूड के अंदर से, मतलब ये एयर है, एयर में को हम ब्रेक कर सकते हैं हाथ, लेकिन वुडन ब्लॉक है, उसको ब्रेक करने के लिए कराटे सीखना पड़ेगा. सो इसका रीजन हमें पूछा है, तो डेफिनेटली क्या होगा इसका रीजन, सोचिए. किस किस बेसिस पर ये क्वेश्चन है? यह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. किसी भी क्वेश्चन का एक बेसिस होता है. इस क्वेश्चन का बेसिस है, या वैल्यूएटर को क्या चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. प्रीवियस क्वेश्चन का क्या था, प्रॉपर्टीज सॉलिड की, उसके प्रीवियस काइनेटिक्स एनर्जी हो रही है. इसमें क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो गैसेस में होते हैं वो काफी वीक होते हैं. सॉलिड में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होते हैं, दे कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन. सो ये इस क्वेश्चन के आंसर का जो हार्ट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो ये होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको ध्यान में रखना है. सो मॉलिक्यूल्स इन ग्लास आर लूजली पैक्ड, सो इन सॉलिड में डेंसली पैक्ड होते हैं.
ओके, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स एयर में जो कि गैस है वो कम होता है, और सॉलिड वुडन ब्लॉक जो सॉलिड में है वेरी स्ट्रांग होता है। इसी कारण हमें हाथ जो है हवा में हिला सकते हैं इजिली, लेकिन वुडन ब्लॉक ऑफ सॉलिड के थ्रू हाथ नहीं लगता, हमें कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा उसे तोड़ने के लिए। सो ये इसका रीजन है। लिक्विड्स के पास लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड के कारण, उसके बावजूद मतलब लिक्विड का जो भारीपन है वो सॉलिड से कम होता है फॉर श्योर, फिर भी आइस जो सॉलिड की तरह दिखता है वो वाटर पर फ्लोट होता है। ठीक है, ये आपने वाटर आइस के ग्लेशियर्स में देखा होगा, वाटर बॉडीज में देखा, मूवीज में देखा होगा कि आइस जो है वो वाटर पर फ्लोट होता है। तो उसका क्या रीजन है? कोई भी चीज अगर किसी दूसरे चीज के ऊपर तैरती है, मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं आइस, आइस अगर वाटर के ऊपर तैरता है तो इसका फिजिक्स के हिसाब से क्लियर कट आंसर है कि जो आइस की जो डेंसिटी है, आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, तभी कोई चीज वाटर पर फ्लो होती है। इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं, अगर आपने सुना तो ये तो काफी श्योर है हम कि आइस की जो डेंसिटी है, भले वो हमें सॉलिड की तरह दिखता है, फिर भी वो वाटर की डेंसिटी से कम है। तो इसका क्या रीजन है? जो आइस क्यूब होता है उसमें जो होते हैं आइस क्यूब्स, हमें भले ही सॉलिड की तरह दिखता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। इन पोर्स में गैस फील होती है। ओके, इसी कारण भले ये सॉलिड की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअली इसमें जैसे स्पॉन्ज में भी गैस फील होती है, वैसे ही जो आइस होता है उसमें गैस फील होती है। गैस फील होने के कारण इसकी जो डेंसिटी है जो तो वो वाटर से कम होती है। तो ये इसका रीजन है। ओके, density of ice is actually less than the density of water. The low density of ice is due to the small pores it has. Okay, उसके अंदर स्मॉल, इसी कारण वो एयर को ट्रैप करता है और इसी कारण आइस जो है फ्लोट करता है। तो इसमें क्या पॉइंट्स है? ओके, so let us get this question revised. Every question has some peculiar central point that we have to write in answer. Pressure on the wall means intermolecular distance large, so motion is more, so kinetic energy is greater, so they travel faster and larger distance, so they hit on the wall of the container. Okay, so this is the sequence of the answer that you have to follow in gas question. Gas container. All right, wooden table, anything means solid, or in case if they ask for liquid or say something is gas, explain why. So you have to write their properties, that the given wooden table or wooden chair possess the property of solid, that definite shape, volume, intermolecular distance, intermolecular forces, this and that. Write them this, that they possess this property, hence we say that this is solid or this is liquid or whatever. Okay, as far as this was about motion of hand in air. So here intermolecular force, okay, the earlier was intermolecular distance, this is related to intermolecular force. Intermolecular force is weak, and in this wooden block intermolecular force is very strong. Next was liquids, ice, and next question was related to the concept of density, ice and water. The density of ice, though it looks like a solid, but it's the air bubbles are trapped inside it. Okay, there are pores where air is trapped inside it. As a result, its density is less, and it's the water density of water on the other hand more. And as per we know Archimedes principle, the density a less denser substance floats on a more denser substance. All right. So this was the revision of this slide. लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।